नमस्कार बच्चों, मैं श्री सिंह संजय रामवत, हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ 7वां, मातृभूमि का मान। लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इनके जीवन परिचय इनका देख लेते हैं। जन्म 1908 गुना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1974 में। परिचय: हरिकृष्ण प्रेमी जी पत्रकार के साथ साथ कवि और नाटककार भी थे। आपके ऐतिहासिक नाटकों में प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं का रसात्मक प्रस्तुति हुई है। प्रमुख कृतियाँ: अग्निगान, प्रतिभा, आँखों में आदि कविता संग्रह, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति आदि ऐतिहासिक नाटक, बंधन, छाया, ममता आदि सामाजिक नाटक, मंदिर, बादलों के पार एकांकी संग्रह, सोहनी, महिवाल, दुल्ला भट्टी, देवदासी, मीराबाई, यह संगीत रूपक हैं। गद्य संबंधी कुछ बातें। यह बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह हरिकृष्ण प्रेमी जी का एकांकी है और एकांकी का आकार छोटा होता है। इसमें एक ही कथा होती है। इसमें आदि से अंत तक संवादों की रोचकता बनी होती है। संवाद के द्वारा यह पूरा पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से प्रेम जी ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने एवं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ हमने पात्र परिचय बता देते हैं। ये इस एकांकी का, ये इसमें राव हेमू हैं, यह बूंदी का शासक, अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक और वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था, चारणी तथा वीर सिंह के साथी। यहाँ इस एकांकी का पहला दृश्य शुरू होता है, जहाँ राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू: तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह: महाराज, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू: और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह: महाराज, आज राजपूतों को एक सूत्र में गुथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू: ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। अभय सिंह: किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। राव हेमू: प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह: तो मैं जाऊं? राव हेमू: आपकी इच्छा। दोनों का तो तरफ प्रस्थान। दूसरा दृश्य, इस एकांकी का दूसरा भाग। पट परिवर्तन। स्थल चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा: इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया है, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय मानता है।
अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। अभय सिंह, महाराणा जी दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं आऊँगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजय होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। अभय सिंह, हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा, जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं आपके मस्तक के इस कलंक के टीकों को धो डालना चाहता हूँ। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर आपके प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। महाराणा, उनके पैरुष की परीक्षा का दिन आ पहुँचा है। महारावल बप्पा का वंशज है। लाखा, प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अभय सिंह, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति? मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जात वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं हैं। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी चाहिए। ये सागर से रत्न निकालें, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं, हृदय मिलाइए, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। गाते गाते चांडी का प्रवेश होता है। यह ऐसा गाना गाते हुए चांडी आता है। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चांडी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ जो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा है। चारणी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से उन्नत हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्ति में स्नेह का संबंध बना रहने दें। महाराणा, चांडी, तुम बहुत देर से आई। अभय सिंह, चांडी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लें, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चांडी, दुर्भाग्य। कुछ सोचकर, महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए। चारणी, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड किए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने की व्यवस्था करें। पट परिवर्तन। तीसरा दृश्य। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश,
नकली दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया? ठीक बन गया है न? महाराणा, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की ही हूबहू नकल है। अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करेंगे। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला चाहिए। अभय सिंह, मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवार महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज फहराने नहीं देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। पट परिवर्तन। चौथा दृश्य। स्थान, बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार। महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझे थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। महाराणा, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ भी वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता, और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता था कि ऐसे वीरों के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो पाती है। किसी प्रकार रक्षा हो पाती। अभय सिंह, कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध
रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह के उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आँखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा, निश्चय इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं, जोर का धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखो, अभय सिंह गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि दे दी। चांडी का प्रवेश। चांडी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। महाराणा चांडी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आँखों पर से पर्दा हटा दिया है। तो क्या चांडी, तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, शव के पास बैठते हुए चांडी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में क्या कोई राजा है, न कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जात की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। पटाक्षेप पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस तरह से यह एकांकी रही और इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनको हमने लिया है। जैसे नाज माने स्वाभिमान, चारण माने भाट, कीर्ति गायन करने वाली गायिका होती हैं, विशेष जाति की होती हैं जो गाना गाने का काम करती हैं। उन्नत माने ऊंचा, विद्वेष माने द्वेष, ईर्ष्या, प्रबंध व्यवस्था इंतजाम, विकल व्याकुल आपूर्ण, पृथक अलग भिन्न। कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं, इनको अपने वाक्यों में प्रयोग भी आप कर सकते हो। मिट्टी में मिला देना यानी नष्ट करना, प्राणों की बलि देना यानी प्राण अर्पण करना। अब यहाँ बच्चों हमने संधि के कुछ शब्द लिए हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि के प्रकार लिखिए। अत्यंत, अति धन अंत, यह स्वर संधि है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, स्वर संधि है। संपूर्ण, सम धन पूर्ण, यह व्यंजन संधि है। स्वाधीन, स्वधन आधीन, यह स्वर संधि है। यद्यपि, यदि धन अपि, स्वर संधि है। दुर्भाग, दुह धन भाग, यह विसर्ग संधि है। विध्वंस, विदु धन अंश, यह स्वर संधि है। संतोष, सम धन तोष, यह
व्यंजन संधि है। व्यवस्था, बी धन अवस्था, यह स्वर संधि है। बच्चों इस तरह से इस पाठ को मैंने बताया। इस पाठ का जो संवाद है उस संवाद को मैंने बताया, उसमें कठिन शब्द जो है उसको बताया। इसमें कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों का मैंने संधि विच्छेद करना भी आपको बताया। तो इस तरह से इस पाठ को आप खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से हम परिच्छेद किस तरह से जो प्रश्न पूछा जाता है परिच्छेद का कृतियाँ करने के लिए, उसको मैं अगले भाग में आपको दिखाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।